जी स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन हमने देखी थी और साथ साथ हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR हम इसको बोलते हैं। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी आपकी जो टेक्निक है ये है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया था कि DCF के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। DCF टेक्निक्स कौन सी टेक्निक्स हैं? ऐसी टेक्निक्स जो आपका जो कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसकी हमने कल बात की थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ द मनी विच इज टुडे इज नॉट गोना बी सेम इन द फ्यूचर। जो पैसे की वैल्यू आज है वो फ्यूचर में नहीं होती, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आपके जो पैसे की वैल्यू आज है वो फ्यूचर में नहीं होती। तो ऐसी टेक्निक्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? DCF टेक्निक्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर पहली जो टेक्निक है वो कौन सी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। दूसरी टेक्निक जो है उसको हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। और तीसरी टेक्निक कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या नाम देते हैं? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब ये तीनों टेक्निक्स को आपको इन डिटेल पता होना चाहिए कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हमने कल एक इंट्रोडक्शन लिया था NPV का, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, बेसिक हमने कैलकुलेशन सीखी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। तो आज हम इसी से ऑनवर्ड IRR की डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, IRR क्या होता है? IRR बेसिकली, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा रेट है जो एक प्रोजेक्ट को ऑफर करना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को। ऐसा रेट जो मिनिमम रेट हो जो हम अपने प्रोजेक्ट को ऑफर करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, तो इस रेट को हम क्या नाम देंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको सिंपली हम ये कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा रेट है जहां पे NPV क्या हो गई? 0 हो गई। ऐसा रेट जो आपकी NPV को ब्रेक इवन पे ले जाए, ऐसा रेट जहां पे आपकी NPV 0 हो जाए, तो उस रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या बोल रहे हैं? IRR। और जो इससे पहले मैंने बात आपको समझाई कि इट इज द मिनिमम रेट विच द कंपनी हैज टू ऑफर टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को जो मिनिमम रेट हम ऑफर कर रहे हैं उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रेट है जो मिनिमम हमें एक प्रोजेक्ट से कमाना है। एक प्रोजेक्ट जो है हमें मिनिमम रिटर्न इतना ऑफर करेगा और ऐसा रेट ऑफर करेगा जिस पे इन्वेस्टर्स जो है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ऐसे रेट को हम क्या बोल रहे हैं? IRR। अब IRR को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ रेट वेयर NPV इज बिकमिंग 0। अब ये जो 0 है, कई बच्चे ये समझते हैं कि बस NPV जहां पे 0 हो जाए वो ही IRR है, लेकिन इसकी डेफिनेशन का नहीं पता होता। IRR को हम ये कहेंगे कि IRR इज दैट रेट where the sum of present value of inflows are exactly equal to the sum of present value of outflows। ये एक ऐसा रेट है जिस पे दोनों present value of inflows और present value of outflows बराबर हो जाएं। ऐसा रेट जिस पे दोनों ही बराबर हो जाएं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं? IRR। और डेफिनेटली जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा? इसको हम कह रहे हैं वेयर द NPV इज इक्वल टू 0। ना आप प्रॉफिट की सिचुएशन में है, ना ही आप लॉस की सिचुएशन में है। अब थोड़ा सा फर्क देखते हैं NPV का और IRR का, 1 मिनट के लिए।
एनपीवी जो है वो हम डॉलर अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट measure भी बोलते हैं. NPV is also called as an absolute measure because you are calculating in terms of rupees, dollars, करेंसी में कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन IRR आप करेंसी में कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हो? परसेंटेज में. ये हमें परसेंटेज में बता रही है कि यार मिनिमम मुझे कितना रेट ऑफर करना चाहिए. गॉट इट? अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ. IRR कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 2 NPVs चाहिए और हमें 2 रेट्स चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेक इवन निकालना है. ठीक है. और हमें ये पता है कि जब हम हायर रेट यूज करते हैं, अगर हम हायर रेट यूज करेंगे, जितनी परसेंटेज रेट हम बढ़ाएंगे हमारी NPV कम होती जाएगी. राइट? और जितना रेट हम कम करेंगे, डिस्काउंट रेट जिस पे हम अपनी NPV कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी NPV क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. अब चूंकि हमने एक मिनिमम रेट कैलकुलेट करना है, तो हमें एक तरफ पॉजिटिव NPV चाहिए और दूसरी तरफ नेगेटिव चाहिए. तो पहला स्टेप ये है कि हमें NPV देखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा वो कौन सा रेट होगा जिस पे पॉजिटिव NPV होगी और कौन सा ऐसा रेट होगा जिस पे NPV नेगेटिव होगी. सो वी नीड 2 रेट्स एंड वी नीड 2 NPVs, one positive NPV and the one negative NPV. You got the point? अब ऐसी NPV जिसके लिए हमने लोअर रेट यूज किया हो, हम इसको बोलेंगे NPV लोअर. एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लूं, फिर मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि हम इसका IRR कैसे कैलकुलेट करेंगे. आगे चल के IRR का यूज आएगा हमारे एक सेक्शन के अंदर. ठीक है. और इसकी एग्जाम्पल छोटी सी मैंने यहां पे आपके नोट्स में ऐड की है इस हवाले से, ताकि आपको एक आइडिया मिले. ठीक है. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक NPV दी हुई है $8,000 की पॉजिटिव. राइट? और जब हमने ये NPV कैलकुलेट की, उस वक्त हमने रेट यूज किया था फॉर एग्जाम्पल 10%. ठीक है. आपको एग्जामिनर ने ऑलरेडी 10% पे NPV निकाल के दी हुई है, दैट इज 8,000 पॉजिटिव. और दूसरी तरफ हमने NPV कैलकुलेट की और हमें पता चला इट इज -2,000 when we have used the rate of 15%. हमें IRR कैलकुलेट करने के लिए कितनी NPVs चाहिए? 2. दोनों ही मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. हमें 2 रेट्स चाहिए, हायर भी चाहिए और लोअर भी चाहिए. तो मौजूद है? मौजूद है. अब ये इन दोनों में से लोअर रेट कौन सा है? 10%. तो कहना इसे इट इज अ लोअर परसेंटेज? यस. अब इस लोअर परसेंटेज पे जो NPV दी हुई है उसको हम NPV लोअर बोलेंगे, और जो आपको हायर रेट दिया हुआ है हायर परसेंटेज पे, ये जो NPV है इसको हम क्या बोलेंगे? NPVH. यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? क्लियर? अब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं IRR कैलकुलेट करने के लिए. हमारे पास लोअर NPV भी आ गई और हमारे पास हायर NPV भी है. हमारे पास जो है हायर रेट भी है और लोअर रेट भी है. अब फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? NPV IRR इज इक्वल टू A. A रेफर्स टू द लोअर परसेंटेज. इसको हम A भी बोलते हैं, कुछ किताबों में इसको A बोलते हैं. लोअर रेट को A बोलेंगे और हायर रेट को क्या बोल रहे हैं? B. इसी तरह जो हायर रेट के ऊपर NPV कैलकुलेट की हुई है, हम इसको NPV B बोलते हैं और इसको हम NPV A बोलते हैं. लेकिन बस आपको यह पता होना चाहिए कि यार लोअर और हायर में क्या फर्क है. गॉट इट? अब फॉर्मूला क्या कहता है IRR का? IRR का फॉर्मूला ये कहता है लोअर परसेंटेज या A प्लस NPV एट लोअर डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस लोअर परसेंटेज.
अब कुछ किताबों में इसको कैसे लिखा हुआ है, A% प्लस एनपीवी एट A डिवाइड बाय एनपीवी एट A माइनस एनपीवी एट B मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वो नोटेशंस का फर्क है। अब अगर हम इसका IRR कैलकुलेट करें तो कैसे निकलेगा? लोअर परसेंटेज क्या है बेटा, 10% या 15%? 10%। हमने पहले लिखा 10%। फिर उसके बाद एनपीवी लोअर पे कितनी है? 8000 पॉजिटिव, राइट? 8000 पॉजिटिव ऊपर लिखा डिवाइड बाय 8000 दोबारा नीचे लिखा, एग्रीड? एनपीवी लोअर यही है ना। अब आपने अमाउंट की वजह से नहीं सिलेक्ट करनी लोअर और हायर, आपने परसेंटेज के साथ रिलेट करनी है। आगे 8000 ये आ गया, माइनस इज ऑफ द फॉर्मूला, और माइनस 2000 लिखेंगे एनपी एट हायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। कितना लिखूंगा? 2000। इसको आपने ब्रैकेट में सॉल्व करना है, गॉट इट? मल्टीप्लाई बाय हायर परसेंटेज कितनी है? 15%, और लोअर परसेंटेज कितनी है? 10%। कैलकुलेटर मौजूद है? जरा मेरा बच्चा निकालो जल्दी से। 8/10 करो, कितना आता है? 0.8। कैलकुलेट करने पहले ये इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब ये जो 10% है ये तो बाहर खड़ा हुआ है, राइट? और ये फ्रैक्शन कितनी होती है? 8/10, 0.8, यही है। चेक कर लीजिएगा एक दफा, 8/10। चूंकि हम बहुत ज्यादा बेस करते हैं, अपना रिलाई करते हैं कैलकुलेटर पे। 8/10 0.8। 0.8 बेटा मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10%, 5%। सो 5% लिखूंगा, इसको 5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 इंटू 0.8 करें, कितना आता है आंसर? 5 इंटू 0.8 4, 0.04, 4%। तो 4% ये हो गया, 10% ये हो गया, मिला के कितना हो गया? 14%। इसका मतलब है कि अगर आप 14% पे अपने इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करोगे तो एनपीवी इस 14% पे कितनी आएगी? 0। अच्छा, इसका एक और भी क्लू है चेक करने के लिए कि क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है या गलत। आपका IRR इन दोनों के दरमियान में आएगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये दरमियान वाला रेट है। अब कहीं ना कहीं दरमियान में हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सा रेट है जिस पे एनपीवी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो रेट क्या है? वो IRR है। गॉट द पॉइंट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में ना आपको यहां पे तो मैंने आपको आसानी के लिए दे दिया कि यार आपने पहले 10% पे कैलकुलेट किया तो एनपीवी 8000 है, लेकिन दूसरी एनपीवी आपको वो नहीं देता, आपने खुद से डिटरमिन करनी होती है बाय इंक्रीजिंग द रेट। आपने ग्रेजुअली 2% से बढ़ाना पड़ता है आपको। आपने पहले 10% यूज किया, आपकी पॉजिटिव है, फिर आपने 12% यूज किया, फिर आपकी पॉजिटिव है, फिर आप 14 पे गए, फिर भी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल 16 पे जाए, फिर नेगेटिव शुरू हो जाती है। तो आपको 2% से बढ़ा के हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ता है कि कहां पे एनपीवी नेगेटिव हो जाती है। तो जहां पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वहां पे हम फिर IRR दरमियान में कैलकुलेट करते हैं। यहां तक बात समझ आती है? कोई फॉर्मूले में चीज समझना आई हो, कुछ डिस्कशन चाहिए तो पूछ ले मेरे से। ओके, ले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसका रूल क्या है, IRR को इस्तेमाल करके कैसे करेंगे, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, हर टेक्निक का क्राइटेरिया, एनपीवी का क्राइटेरिया हमने कल देखा था। आज हम IRR की बात करें तो जैसे 2 तरह के रूल्स हमने पढ़े थे, कंपैरिजन एंड फिजिबिलिटी। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो IRR कौन सा वाला चूज करेंगे। तो हम IRR के लिए कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो हमें ज्यादा IRR ऑफर करेगा, हम उस IRR को, उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। कहने का मकसद ये है कि लेट सपोज हमारे पास A प्रोजेक्ट है और हमारे पास B प्रोजेक्ट है। A प्रोजेक्ट हमें 10% रेट ऑफर करता है और B प्रोजेक्ट हमें 15% ऑफर करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हायर रेट पे जाएं। क्यों? कि हमें हायर रेट पे प्रोजेक्ट फिजिबल नजर आएगा कि यार ये हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम 15% दे रहा है।
तो ये वो रेट शुरू में मैंने आपको बताया मिनिमम रेट है. सो दिस इज गोना बी गिविंग अस अ मिनिमम रेट ऑफ 15%, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट. तो ये कंपैरिजन रूल है. गॉट इट. दूसरा रूल है जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रूल. फिजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल होगा या नहीं होगा. उसको हम कंपेयर करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. और मैंने कल बात बताई थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर पूरा हमारा एक टॉपिक है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है. उसको हम बोलते हैं वैक. क्या बोलते हैं बेटा? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. तो अगर हमें अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करेंगे विद द IRR, तो आपने यूज करना है रूल इफ IRR इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप ये समझ लें कि इट इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट. कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो जो पैसा देने वाले लोग हैं वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड भी तो करेंगे. वो कहेंगे कि भाई आप हमें इतना रिटर्न दें कम से कम. ये मैंने शुरू में जो बात बताई थी. लेट्स सपोज कि एक प्रोजेक्ट है वो हमें IRR देता है 15% और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है 10%. इसका मतलब है अभी भी हमारे पास 5% का कुशन मौजूद है. हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए 10% पे कर्जा लिया हुआ है और हमारा प्रोजेक्ट कम से कम रिटर्न कितना कमा के दे रहा है? 15%. तो इसका मतलब है फिजिबल ही हुआ ना. और अगर ये उलट हो जाए, IRR हमारा 15% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर फॉर एग्जांपल आपकी आ गई 18% पे, इसका मतलब है कि अब ये फिजिबल नहीं रहा. ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ऑफरिंग अस द एट मिनिमम रेट इवन. ये ऐसे ही है कि आप बैंक से कर्जा लेते हो कितने परसेंट पे? 18% पे, और प्रोजेक्ट आपको परसेंटेज में रिटर्न दे रहा है 16%. इसका मतलब है आप तो 2% से नुकसान में नहीं जा रहे, 2% लॉस पे जा रहे हो. तो ये IRR को फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं. आगे चलते हैं जी. वो कहता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस IRR शुड बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या होता है? टारगेट. जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टारगेट क्या था? 18%. यानी कि हमारा IRR इससे ज्यादा ही होना चाहिए. सो वी कैन से दिस इज आवर बेंचमार्क, राइट. सेकेंड पॉइंट में कहता है बेंचमार्क्स कैन बी फॉलोइंग. वो कहता है कौन कौन से आपके लिए बेंचमार्क हो सकते हैं. पहला, एग्जिस्टिंग ROC ऑफ द कंपनी. अब देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए टारगेट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ROC ही हो सकता है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना कि IRR जो है ये बेस कर रहा है कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन पे. किस पे बेस करता है बेटा? कैश फ्लो के ऊपर. और जो आपका ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है, ये प्रॉफिट की मैयर है. तो इसका मतलब है अगर आप ROC का टारगेट IRR पे अप्लाई करोगे तो इट इज नॉट लाइक विद लाइक. ठीक है. अब क्वेश्चन में कई दफा वो आपको कंफ्यूज कैसे करता है. वो आपको कहता है कि जी ROC इज माय टारगेट एंड नाउ यू कंपेयर विद द IRR विद द ROC, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता. दूसरा, IRR ऑफ द कंपीटिंग प्रपोजल्स. जो कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट आपस में कंपीट कर रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम IRR कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स का भी उठा सकते हैं. तीसरा, IRR ऑफ द प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट्स, कि पीछे माजी में हमने कोई IRR कैलकुलेट किया था सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए, हम उसी को टारगेट बना लेते हैं, हम उसी को लेके आगे टारगेट सेट कर लेते हैं. यहां तक बात क्लियर होगी. उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इज एक्सेप्टेड इफ द IRR एक्सीड्स द बेंचमार्क. वो कहता है कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट में हो, किसी और कंपनी में भी हो, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि जहां पे आपने अपने टारगेट को एक्सीड कर लिया वहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया. और आखिरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको मैंने बेंचमार्क के तौर पे लिखा था यहां पे 18%, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज बेंचमार्क. तो 4 तरह के बेंचमार्क हो सकते हैं. इसमें से ज्यादातर जो बेंचमार्क है जो हमारे लिए एप्रोप्रिएट होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं.
अब हम इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल जो है हमारी वही वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रही है जो मैंने एनपीवी के लिए भी कल कैलकुलेट की थी आपके साथ। अब हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से देखेंगे कि इसका आईआरआर कैसे निकलेगा। कल हमने बात की थी एनपीवी की और हमने ये कैलकुलेशंस एनपीवी की सारी परफॉर्म की थी, राइट। क्वेश्चन वही है। अब यहां पे हमारे पास जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी है, राइट। आईआरआर कैलकुलेट करनी है। डाटा सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द रिक्वायरमेंट हैज बीन चेंज्ड। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें एनपीवी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, हम उसी डाटा को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एग्जांपल एनपीवी वाली है इस टैब पे जाके, इस शीट पे जाके मैं इसको मूव और कॉपी करूंगा। यहां पे मैंने क्रिएट अ कॉपी की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और यहां पे मैंने एग्जाम्पल का इसका नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा जी एग्जाम्पल है ये किस चीज की, हम किसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, आईआरआर की। तो मैंने इसको यहां पे आईआरआर का नाम दे दिया। क्यों कि बेटा ये डाटा वही है, कोई फर्क नहीं है। अब हमें आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो एनपीवीज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। हमने कल 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था अपना एनपीवी को, और 10% पे हमारी एनपीवी क्या आ रही थी, 568 पॉजिटिव, राइट। प्रोजेक्ट ए के लिए, प्रोजेक्ट अल्फा के लिए हमने एनपीवी कैलकुलेट की थी और हमारी एनपीवी 10% के हिसाब से पॉजिटिव आ रही है 568 की। अब हम क्या करते हैं, हमने प्रोजेक्ट ए के लिए एनपीवी निकालनी है, लेकिन वी नीड द एनपीवी नेगेटिव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, मैं हायर रेट यूज करूंगा या लोअर रेट यूज करूंगा, हायर रेट यूज करूंगा ताकि मेरी एनपीवी नेगेटिव आए। तो मैं ये इसको यहां पे आगे कॉपी करता हूं इधर और पेस्ट कर देता हूं। अब मैं रेट यहां पे यूज करता हूं फॉर एग्जांपल 15% का। कितने परसेंट पे बेटा, 15% पे। 15% पे मुझे डिस्काउंट रेट भी नहीं निकालने पड़ेंगे। डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, 1 + r raised to power -n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्काउंट फैक्टर। तो मैं यहां पे 15% का रेट यूज करूंगा। सो आई राइट इट हियर 1.15 रेज टू पावर -0, माइनस लगा के मैंने इसको कर दिया जी 0, ठीक है। इसका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे कर लें कि चूंकि पावर नेगेटिव में है ना, तो आपने इसलिए -7 लगाया, तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा, 1.15 रेज टू पावर -0। 0 यहां पे सिलेक्टेड है आपका, ये देख रहे हैं, ईयर की पावर 0 माइनस ले ली। अब इसका फायदा ये होगा कि हम जब इसको नीचे कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए नए डिस्काउंट रेट वो कैलकुलेट कर देगा। सिर्फ कॉपी ड्रैग की है मैंने इसको। उसके बाद हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इक्वल दिस डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय माय कैश फ्लोज -5000। तो मेरे पास आंसर क्या आया बेटा, -5000। इसी को मैं नीचे कॉपी करता हूं तो वो मुझे निकाल के दे देता है 15% पे कितनी एनपीवी निकाल के दी उसने, -349, राइट। एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव आ गई, गॉट इट। अब हम इसका आईआरआर का फॉर्मूला लिखते हैं। आईआरआर का फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, जो मैंने आपके लिए लिखा भी था बोर्ड पे। आईआरआर का फॉर्मूला हम कहां पे करके लिखें ताकि हमें कंफ्यूजन ना, ऊपर करके लिख देता हूं आईआरआर कैलकुलेट कैसे होता है। आईआरआर इज कैलकुलेटेड, इसका जरा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ा जाए। सो आईआरआर इज कैलकुलेटेड एज, और बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको मैंने 25 पे ले गया, 26 पे ले गया। आईआरआर इज कैलकुलेटेड एज हाउ, लोअर परसेंटेज प्लस एनपीवी एट द लोअर डिवाइडेड बाय एनपीवी एट द
लोअर माइनस एनपीवी एट द हायर मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस लोअर परसेंटेज, यही है ना फॉर्मूला। अब मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा ब्रैकेट्स के अंदर, तो मैं आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको थोड़ा सा हम नीचे मूव कर जाते हैं ताकि हमारे लिए वो कोई जगह बन जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया, ये नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने लगा हूँ आपके लिए, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे पास फिगर जो है ना सामने नजर आ रही हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईआरआर का फॉर्मूला लिखा, आईआरआर मैंने कैलकुलेट करना है, पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, इसको बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है फॉन्ट का ना साइज जो है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमसे पढ़ा जाए, ठीक है बेटा। अब आईआरआर कैलकुलेट करना है। लोअर परसेंटेज क्या है मेरी, लोअर परसेंटेज कितनी है 10%। मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल 10% प्लस करूंगा, फिर मैं ब्रैकेट यूज करूंगा। एनपीवी लोअर कितने हैं 568, इसको डिवाइड करूंगा किस पे, इसके लिए फिर मैं एक दोबारा ब्रैकेट ओपन करूंगा क्योंकि दो चीजों का सम भी तो करना है। क्या परसेंटेज है जी मुझे बताएं, एनपीवी लोअर, सॉरी एनपीवी लोअर कितनी है 568, दोबारा इसी को सिलेक्ट किया, प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, और एक एनपीवी क्या है हमारे पास -39। अच्छा एक चीज का ख्याल करना कि अगर आप यहां पे प्लस लिखेंगे तो अल्टीमेटली इन दोनों को आपस में माइनस कर देगा, हमें तो चाहिए दोनों का प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम ये माइनस लिखेंगे, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और ये जो है इसके लिए फिर हम एक और जो है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमारे पास क्या निकलेगा, वो जो फ्रैक्शन निकल आएगी, फिर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, विल मल्टीप्लाई इट बाय हायर परसेंटेज दैट इज 15% माइनस 10%, ठीक है बेटा, यहां से बात समझ आती। अब इसके लिए भी आप क्या करें, सारी एक ब्रैकेट लगा लें ताकि कोई मसला हमें दरपेश ना हो। तो हमारे पास यहां पे कुछ गलती हमने की फॉर्मूला लिखते हुए, 10% ये क्या था हमारे पास, हमने गलती क्या की है, 10% लोअर थी ना हमारे पास, इसको यहां पे हटाएं और अब देखें उसने 13.09% निकाल के दे दिया। तो अगर हम इसको परसेंटेज लगाएं तो तकरीबन 13% पे हमारी एनपीवी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक 10 और 15 का दरमियान वाला रेट ही निकलेगा ना, तो हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा अब आईआरआर का फॉर्मूला हम ऐसे भी लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये फॉर्मूला आप वहां पे पेपर में नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने आपको ये अप्रोच नहीं बताई। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेल को सीखने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आईआरआर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्वल, यू राइट आईआरआर, और आप सिंपली अपनी ये जो कैश फ्लोज है ना सारी की सारी आप इसको सिलेक्ट करें, कितनी ये वाली कैश फ्लोज जो है इसको सारों को आप सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, तो आईआरआर कितने परसेंट आ गया, 13%। अब ये फॉर्मूला आप पेपर में यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है बेटा। तो दोनों केस में हमने सिर्फ इसको यहां पे ये प्रूव कर लिया कि यार ये हमने ठीक कैलकुलेट किया है आईआरआर, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई हुआ है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट बी के ऊपर। प्रोजेक्ट बी का आईआरआर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्ट बी के लिए हमने 10% पे हमारी एनपीवी कितनी निकली हुई है 278। अब हम क्या करेंगे, 15% देखेंगे या हम कैलकुलेट करेंगे 12% पे, 13% पे, जो भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल यही डेटा कॉपी करता हूं नीचे, किसके लिए, फॉर द प्रोजेक्ट बीटा। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि इसकी कैश फ्लो सिर्फ 5 साल की है, ऊपर वाले प्रोजेक्ट की कितनी कैश फ्लो थी 8 साल की थी, तो फर्क है। तो हम सिर्फ 5 साल का डेटा उठाते हैं टेबल में से। तो मैं ये जो 15% पे मैंने उठाया ना 3 4 5 राइट, और एक हमारे पास हाँ जी 6 साल टोटल, 0 को भी मिला के ये डाटा मैं यहाँ पे पिक करता हूँ। इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे चल के इसके आगे पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या फर्क आता है, ठीक है बेटा। अब देखें जब मैंने कॉपी किया फॉर्मूला तो उसने वो फॉर्मूला को यूज नहीं किया। इसके लिए मैं करता हूं इक्वल
1.15 पावर लिखता हूं माइनस, आगे चल के मैं इसको क्या पावर दूंगा, 0। तो मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर 15% पे 1 निकला। उसके बाद मैं इसी को नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 0.87। फिर मैं देखता हूं कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू ठीक कैलकुलेट हुई है। देखें डिस्काउंट फैक्टर ठीक उसने उठाया और कैश फ्लो भी ठीक उठाई है। यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू सही निकली है, ये भी सही निकली है, ये सही निकाली है, ठीक निकाली है जी। अब हम इन सारों को क्या करेंगे, सम करेंगे। इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया, सारों को सम किया ऊपर से लेके नीचे तक, तो हमें पता चला कि ये अभी भी पॉजिटिव कितने पे आ रही है, 31 से। पॉजिटिव ही आ रही है ना बेटा, कितने पे पॉजिटिव आ रही है, 31 से। तो इसका मतलब है कि हम अभी आईआरआर कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है। क्या करना पड़ेगा, फिर और हायर रेट उठाना पड़ेगा। हम इसको फॉर एग्जांपल करते हैं 15% की बजाय मैं इसको यूज करता हूं, चूंकि थोड़ा सा फर्क रह गया, अब मैं इसको यूज करता हूं फॉर एग्जांपल 16% पे। मैं कहता हूं 16% इस्तेमाल करके देखता हूं। यहां पे भी मैं चेंज करता हूं, यहां पे मैं 1.16 कर देता हूं। उसके बाद मैं इसी को नीचे ड्रैग करता हूं, मैं देखता हूं अब मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखें -13 हो गई। गॉट द पॉइंट? -13 आ गई। इसको मैं बड़ा कर दूं आपके लिए ताकि आपको इजीली रीड कर सकें आप। ये देखें ये -13 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से आईआरआर का फॉर्मूला लोअर परसेंटेज, वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या आएगा, आईआरआर निकल आएगा। ठीक है, अब आपने घर से इसको खुद सॉल्व करना है। आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे आईआरआर विद द फॉर्मूला, विद द एक्सेल फॉर्मूला आईआरआर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास आईआरआर का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि यहां पे फॉन्ट साइज इसका ना छोटा आ रहा है, इसको हम ले जाते हैं बड़ा करके। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं आईआरआर और यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं जो आईआरआर की वैल्यूज हैं, जो कैश फ्लोज हैं। ये सारी कैश फ्लोज मैंने सिलेक्ट की, एंटर किया तो 16% पे तकरीबन मेरा एनपीवी निकलेगा, आईआरआर निकलेगा। लेकिन एग्जैक्ट 16% नहीं होगा। आप इसको अगर डेसिमल पे देखें तो ये तकरीबन 15 पॉइंट कितने परसेंट पे बनेगा, 15.6769% पे हमारा आईआरआर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपने इसको घर से जरूर ट्राई करना है। इसके साथ साथ हमारे पास जो अब नोट्स के अंदर अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी सी। ये एग्जाम्पल जो है आपको, इस एग्जाम्पल के अंदर उसने आपको दोनों चीजें जो है वो दी हैं। इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद अनइवन कैश फ्लोज हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। उसने आपको दोनों ही एनपीवीज, दो एनपीवीज दी हुई हैं और दो ही रेट्स दिए हुए हैं। वो कहता है व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द मशीन इन्वेस्टमेंट टू द नियरेस्ट परसेंटेज। 15% पे आपको एनपीवी 50,000 निकाल के दी हुई है पॉजिटिव। ये वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपके लिए लिखा है ना, लोअर परसेंटेज और हायर परसेंटेज वाला काम, ये इधर है हुआ हुआ है। और 20% पे एनपीवी कितनी है, -20,000। गॉट इट? हम उसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे, आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? ये आपकी स्टडी, आपकी एग्जाम्पल है छोटी सी। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि है हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगी। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अली LLC, एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अली LLC is considering investment in 10,000 loan notes। जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स पढ़ा है आपने बॉन्ड्स के बारे में कुछ अकाउंटिंग में? तो ये एक किस्म का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लोन नोट्स, एज द नेम शोज लोन नोट्स। लोन क्या होता है, डेट होता है। तो ये एक फॉर्म है डेट की। यूके के अंदर बॉन्ड्स को लोन नोट्स भी बोलते हैं, डिबेंचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, द लोन नोट्स हैव 4 years ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, 4 साल की उसकी लाइफ है। एंड 80,000 रुपीज पर ईयर विल बी रिसीव्ड ईच ईयर
अब ये जो है आपने 10,000 जो है इन्वेस्टमेंट करके आपको 80,000 पर ईयर मिलेंगे। ऑन मेच्योरिटी लोन नोट्स विल बी रीपेड एट द पार वैल्यू ऑफ $100। ठीक है जी, ये आपकी गलती हुई यहां पे, ये 218 नहीं है, ये पार वैल्यू ऑफ $100 है। यानी कि जो लोन नोट्स की फेस वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि मेच्योरिटी पे हमने 100 वापस करने हैं जो कि पार वैल्यू थी। हर एक लोन नोट की फेस वैल्यू, पार वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो $100 बनती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज आरओसी ऑफ 10%, उसका आरओसी कितने परसेंट है, 10% है। एंड एनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडरटेकन मस्ट प्रोवाइड रिटर्न इक्वल टू द आरओसी। अब आपको याद आ रहा होगा बेंचमार्क की हमने बात की थी कि नहीं, बेंचमार्क की बात की थी। तो बेंचमार्क उसने आपको आरओसीई की फॉर्म में दिया हुआ है। 10% in any investment proposal undertaken must provide return of equal to the ROCE. Calculate the internal rate of return and comment on the acceptability of investment for the organization. वो कह रहा है कि क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन नोट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे सामने 10,000 लोन नोट्स हैं और हर एक लोन नोट्स की पार वैल्यू कितनी है बेटा, 100। तो इसका मतलब है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बताएं मुझे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोन नोट्स में कितनी करेंगे, 1 मिलियन, राइट। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा एक्सेल पे देखते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को, इस डेटा को यहां से उठा के एक्सेल के ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन हमें साथ साथ नजर आता रहे, राइट। तो यहां पे करके कहीं पे हम इसकी शीट में यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसका साइज मैं छोटा कर देता हूं ताकि हम इसको इजीली पढ़ सकें। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसका भी साइज हम बड़ा कर देते हैं, तकरीबन कोई 18 पे ले जाता हूं मैं। आपके सामने डेटा है, कोई डेटा के अंदर अंडरस्टैंडिंग में मसला हो बताएं। क्लियर है बेटा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैंने कुछ ज्यादा ही नीचे नहीं कर दिया, प्लेस इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि ऊपर वाली रोज जो है ना वो हमें नजर आए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइज है वो है 16, 18, 20 का कर दिया मैंने ताकि बड़ा हम देख सकें इसको। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे हम IRR कैलकुलेट करने लगे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला हमें पता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली NPV कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर, और उसके बाद हम लिखेंगे अपना क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, राइट। गॉट इट। कितने साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 4 इयर्स की, राइट। तो मैं यहां पे इसको टेबल की फॉर्म में ले आता हूं और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा खुला कर देता हूं। ये हमारे पास डेटा आ गया, ये टेबल बन गया। यहां पे मैंने लिख दिया ईयर 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारे जो कैश फ्लोज हैं, हमने ये बनाने कि कैश फ्लोज क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें तो हमने इक्वल का साइन डाला, माइनस का साइन डाला, चूंकि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आउटफ्लो शो करेंगे। इक्वल माइनस कितने लोन नोट्स हैं, 10,000। एक लोन नोट की फेस वैल्यू कितनी है, 100 की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 1 मिलियन बनेगी, राइट। गॉट द पॉइंट। 1 मिलियन ये आउटफ्लो के तौर पे शो होगा। उसके बाद जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 80,000 पर ईयर, राइट जी।
सो इसका मतलब है यहां पे मुझे इनफ्लो आया 80,000 का, फिर मुझे 80,000 का इनफ्लो आएगा, फिर मुझे 80,000 का इनफ्लो आएगा, और मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी तो मुझे वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। साथ 80,000 का प्रॉफिट भी मिलेगा, और साथ मुझे जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी फेस वैल्यू पे वापस आएगी। वो यही कह रहा ना, ऑन मैच्योरिटी लोन नोट्स विल बी रीपेड एट पार वैल्यू ऑफ 100। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। तो कितने पैसे मुझे टोटल मिलेंगे? 80,000 प्लस 1 मिलियन, तो मुझे टोटल कितने पैसे मिले ईयर 4 में? 1080। ठीक है बेटा। अब यहां पे उसने आपको आईआरआर के लिए रेट नहीं बताया हुआ, डिस्काउंट फैक्टर का रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक आपको टारगेट आरओसी की फॉर्म में 10% पे दिया हुआ है कि हमारा 10% आरओसी ही है। तो मैं यहां पे डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करता हूं, फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से। कौन सा परसेंटेज बेटा यूज करते हैं? 10%। तो मैं 10% पे देखता हूं कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है और मैं आईआरआर कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको समझाना आपके लिए मकसद था। सबसे पहले हमने कैश फ्लोज डिसाइड की, फिर अब हम 10% का रेट लगाएंगे। तो कैसे लिखूंगा इसको? 1.1 रेज टू पावर -0। अब -0 को ये लगा के फायदा ये होता है कि आप उसको बस नीचे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेगा। ये हमने 3 डेसिमल तक दिखाना होता है यहां पे, तो हम इसको डेसिमल ओपन कर लेते हैं। यहां पे 3 डेसिमल आ गया, इसी को मैंने नीचे ड्रैग किया तो उसने डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दे दिया। और अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? कैश फ्लो से, और इसको नीचे से ऐसे ड्रैग करूंगा, और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? सम कर दूंगा। तो मेरे पास एनपीवी नेगेटिव आ रही है 63397 की, राइट। इसको मैंने यहां पे इस तरह 2 डेसिमल तक, इसके डेसिमल रिमूव करके नेगेटिव एनपीवी आ रही 63,396। अब मुझे बताएं, ये प्रेजेंट वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, एनपीवी नेगेटिव आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? एक और एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन विद अ लोअर रेट। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करता हूं, इसी को मैं यहां पे कॉपी करता हूं, आगे पेस्ट कर देता हूं। अब देखता हूं कि मेरा, अगर मैं 5% का रेट यूज करूं तो मेरी एनपीवी क्या बनेगी? यहां पे अब मैं यहां पे इसकी हेडिंग क्या चेंज करूंगा बेटा? 5%। गॉट इट? क्लियर हो रही है बात? यहां पे मैं इसको चेंज करूंगा 1.05 रेज टू पावर -0। इसने गलत पिक किया हुआ ये, इसको हम यहां पे ठीक करेंगे, रेज टू पावर माइनस और 0 वहां से ईयर में से उठाएंगे इसको। अब हम देखते हैं 5% डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा? वो ये बनेगा, और उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दी है। एक दफा मेक श्योर करेंगे कि यार ये सही है, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? इसको डबल क्लिक किया तो इसने गलत चूज किया, इसने प्रेजेंट वैल्यू की फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को ठीक करना पड़ेगा, इक्वल दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कैश फ्लोज। इसी को आप नीचे ड्रैग करें। अब ये देखें मेरे पास पॉजिटिव एनपी आ गई। अब क्या अगला स्टेप क्या करूंगा बताएं? आईआरआर निकालूंगा, वो लोअर परसेंटेज और हायर परसेंट वाला वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक मेरे पास लोअर परसेंटेज 5% है, लोअर परसेंटेज जो एनपीवी होगी वो 106 है, पॉजिटिव है, और हायर परसेंटेज 10% इस्तेमाल की, उस पर एनपीवी नेगेटिव है। एक हायर है, एक लोअर है। तो इसका आईआरआर अगर हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें जल्दी से, तो इसका आईआरआर क्या निकलता है? इक्वल फॉर्मूला लगा दिया आईआरआर का, और हमने ये कैश फ्लोज उठा के इसको सिलेक्ट किया, तो ये हमें कम से कम 8%, आपका जो आंसर निकलना चाहिए ना वो 8% पे निकलना चाहिए। ये मैं इसलिए टाइम सेव करने के लिए, इसलिए कि मैंने आपको तरीका बता दिया। पेपर में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसने आपको ऑप्शन नहीं देनी फॉर्मूला लगाएगा, ये तो हम अपने एक्सेल पे कर सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। गॉट इट? कोई मुश्किल तो नहीं लगा एक्सेल? आपको थोड़ा सा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप लाना चाहती हैं अपनी जो लैपटॉप है अपना लाना चाहती हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो
वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है 8% पे IRR कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज हमने यहाँ पे लोन नोट्स की बात की है और आगे जाके इंशाल्लाह ताला जब हम बात करेंगे ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, पूरा हमारा सेक्शन है, वहां पे इसी के बारे में दोबारा हम बात कर रहे होंगे। अब आपने देख लिया कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे इस्तेमाल होता है, हमने 10% पे भी देख लिया और उस पर भी देख लिया। अब एक चीज बताएं मुझे, IRR आ रहा है हमारा 8% पे, टारगेट क्या था 10%, क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टारगेट क्या था 10% ज्यादा था और IRR कितना है 8% है, सो शुड वी एक्सेप्ट और नॉट? नो, नो, apparently no, but considering the fact कि ये जो ROCE है ये आपकी प्रॉफिट मैयर है, एग्रीड? मैंने कहीं पे लिखा था, कहां पे लिखा था? IRR क्या है? IRR कैश मैयर है, सॉरी, और ROC क्या है? प्रॉफिट मैयर है। क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक बनता है? नहीं बनता। इट्स अ कंपैरिजन बट इट इज नॉट द लाइक विद लाइक कंपैरिजन बाय द वे। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो जब आप अपने पेपर में इसके बारे में थ्योरी के अंदर लिखने जा रहे हैं कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यू विल मेंशन इट कि बेस्ड ऑन द टारगेट ऑफ ROC आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, but considering the fact that the ROC is a profit measure rather than cash measure। 2-3 लाइनों में आपने ये लिख सकते हैं। आप दोबारा से रिपीट करो। यस, आई वुड से इन माय डिस्क्रिप्शन कि यार इंग्लिश में बता दूं, मुश्किल तो नहीं है समझना। सो आई वुड से कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज the minimum rate the project is offering me is 8% and my benchmark which is given to me in the form of ROC is 10%, so my IRR is below than the ROCE, so I will not accept the project। but considering the fact इस फैक्ट को जरूर सामने रखें कि ROCE is a profit measure rather than cash। अब इसको बताने का फायदा क्या हुआ? इसमें आपके एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई ये बच्चा जो है इसको पता है कि ROCE प्रॉफिट मेजर है, कैश मेजर नहीं है। नोट किया कि नहीं बात को? ये अंग्रेजी में आपको लिखना आना चाहिए। आप अगर सिर्फ कैलकुलेट करके जान छुड़वा लोगे ना तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस कैलकुलेशन के 10 नंबर हैं, आपने IRR कैलकुलेट करके दे दिया, आपने ये लिखा ही नहीं जो मैंने आपको बात बताई है, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर देगा या 6 नंबर दे देगा, इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आपका जो FM का पेपर है ना, उसमें इसी तरह की थ्योरी होती है जो आपने अपने दिमाग से, अपने कॉन्सेप्ट से लिखनी होती है और खाली नहीं छोड़ के आना। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।